सरस्वती मेहमान आती है, इसे बच्चे को मालूम टीचर का है 23 है। ऐसा मैडम 3 लोग आ जाएंगे। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे, तुझसे हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे। विद्या का हमको भी वरदान दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे। आप सभी से आग्रह करूंगा, आप सभी मंच पर स्नान करके पढ़ गए। हमारे सभी अतिथिगण माननीय श्री नरेंद्र दुबे जी, आदरणीय हरदीप सिंह जी सर, श्री अमर सिंह जी राठौर, श्रीमती इंदिरा जैन जी, श्री सुशील गुप्ता जी, आप सभी से आग्रह करूंगा मंच पर स्नान ग्रहण करके पढ़ गए। आइए हम इस कार्यक्रम को आगे लेकर चलते हैं। मैं सर्वप्रथम हमारे सभी अतिथियों के अभिनंदन के लिए मैं पत्रिका परिवार के आप सभी साथियों से श्री आकाश तिवारी जी, पुष्पेंद्र तिवारी जी, संवेद जैन जी, संजय खरे जी, राकेश पलंगी जी, आप सभी से आग्रह करूँगा माननीय श्री नरेंद्र दुबे जी का अभिनंदन करें। आकाश भाई से आग्रह करूँगा माननीय श्री नरेंद्र दुबे जी का पुष्पांजलि से स्वागत करें। मैं आग्रह करूँगा श्री अमर सिंह जी राजपूत के स्वागत के लिए श्री पुष्पेंद्र तिवारी जी से अभिनंदन करें। मैं आग्रह करूँगा श्री संवेद जी से आए और श्री रणजीत सिंह जी सर का अभिनंदन करें। डॉक्टर श्रीमती इंदिरा जैन के अभिनंदन करें। मैं प्रिंसिपल मैम से आग्रह करूँगा कृपया माननीय इंदिरा जैन जी का अभिनंदन करें। टाइम्स कॉलेज के संचालक श्री सुशील गुप्ता जी जो लगातार आग्रह करूँगा श्री आकाश तिवारी जी से, आकाश तिवारी जी श्री सुशील गुप्ता जी का अभिनंदन करें। और आइए इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें। मैं सर्वप्रथम सभी अतिथियों से आग्रह करूंगा कि आज जिनके इस कृतित्व और व्यक्तित्व को याद करने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं, श्रद्धेय कपूर चंद पुरी जी, उनका एक चित्र मंच के समक्ष लगा हुआ है। मंच की भाइयों को कृपया पुष्पांजलि अर्पित करें और उसके पश्चात हम लोग अपने कार्यक्रम को बढ़ेंगे। श्रद्धेय कपूर चंद पुरी जी के चित्र के ऊपर हम सभी हमारे बीच में श्री अजय मिश्रा जी साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल स्कूल के प्रिंसिपल है, आप भी और एक और बिटिया सुशील उन्नति पांडे, उन्नति नाम की कृपया मंच पर आई। सर आप सहभागिता करें पुष्पांजलि।
मैं आप सभी से आग्रह करूँगा कि मेरा स्थान ग्रहण करने को जरूरत करें और हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। मैं इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के वो भाई आप ऊपर आइए, कुछ पर आइए, उन्नति आपके ऊपर आइए। मैं आग्रह करूँगा आदरणीय श्री सुशील गुप्ता जी से, मैं आग्रह करूँगा श्री सुशील गुप्ता जी से कि इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ कर रहे हैं। स्वागत भाषण और ये अपनी बात हम सबके बीच में रखेंगे। श्री सुशील गुप्ता जी। हमारी एक परंपरा है, हमारे संचालक महोदय का स्वागत पत्रिका समूह के संपादक ये हमारे राजू भाई का एक बड़प्पन रहता है कि वह मंच से नीचे वो पर्दे के पीछे बहुत अच्छी व्यवस्था चलाते हैं। और मैं अपनी बात यहीं से शुरू करूँगा। हम जिनकी स्मृति में आज का ये व्याख्यान आयोजित किया गया है, शायद उनसे ही ली गई चीज है मुनासिब राजू भाई, वरन साहित्य और संस्कृति से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति करता है। उनसे अनेकों सीख सभी ने ली है, चाहे युवा पीढ़ी हो, चाहे हम जैसे संस्थापक हो, शिक्षा जगत से जुड़े हुए क्षेत्र हो, चाहे राजू भाई जैसे रंगमंच से जुड़े हुआ व्यक्ति हो, यह सब हमने पुलिस जी से ही सीखा है। जैसा कि मैं कह रहा था कि हम संस्कारों को अपने बुजुर्गों से, प्रतिष्ठित व्यक्तियों से और ऐसे समाज सेवियों से सीखते आते हैं। बात 1926 की है, जब 17 जनवरी को एक चिराग एक घर में पैदा हुआ। जहाँ तक मैंने जो इतिहास पढ़ा है, बड़े अभाव वाला परिवार था वह, बड़े संघर्ष वाला परिवार था वह, लेकिन उनके भी जो पिताजी थे उन्होंने शिक्षा और संस्कृति में न कोई कटौती की न कंजूसी की, और आज उसका परिणाम है पत्रिका का अपार जन्म। जब 1926 में जन्म हुआ, जन्म से ही कहते हैं कूद के पाँव पालने में ही दिखाई देने लगती है। और जब युवा अवस्था थी, स्कूल की अवस्था थी, स्कूल में पढ़ते थे और नाम उनका लिखवाया गया कपूर चंजीत पुलिस। तब उनके एक शिक्षक ने उनकी गतिविधियों को देखते हुए, उनके महकते हुए व्यक्तित्व को देखते हुए कपूर से उनका नाम कर्पूर कर दिया, और अब हम उन्हें स्मरण रखते कपूर चंजीत पुलिस। शायद उनका जुनून था कि 25 वर्ष की ही अवधि में, जैसा परिवार का बैकग्राउंड था, एक क्लर्क के रूप में अपने जीवन संघर्ष यात्रा प्रारंभ की। क्लर्क के बाद जब उनका रुझान साहित्य और पत्रकारिता में था, तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते जो व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं, पत्रिका समूह एक दिन में पत्रिका समूह ही बन गया। शुरुआत उन्होंने की थी प्रूफ रीडिंग की नौकरी करके। जो दिल्ली में प्रूफ रीडर की नौकरी थी, वहाँ से उनका ये संघर्ष पत्रकारिता के रूप में प्रारंभ हुआ, और तब जाके 1956 में अपना प्रथम अखबार राजस्थान जयपुर से निकाला, जयपुर पत्रिका के नाम से। तो मैंने यहाँ तक थोड़ा सा अध्ययन किया है। 1956 से जो उनकी विजय गाथा प्रारंभ हुई, उसने कभी रुकने का नाम नहीं लिया, और उसका कारण था, जब कभी आप एक बड़ा कार्य करते हैं तो उस बड़े कार्य में यदि आपके लक्ष्य पहले से निर्धारित रहते हैं और उस निर्धारित किए गए लक्ष्य में कभी भी स्वार्थ और अपना निजी हित सामने नहीं आता है, तो वह जरूर पूर्ण होता है। शायद पुलिस जी के साथ भी ऐसा था, उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया। उस समय जब पत्रकारिता की जरूरत थी और देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी की यह शब्द थे कि पुलिस जी जो पत्रकारिता कर रहे हैं, वह किसी सुख या सत्ता की प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, वह एक जन आंदोलन की तरह लोगों को प्रेरित करने के लिए कर रहे हैं। और यही जो उनकी अच्छी भावनाएं थी, उसी का परिणाम आज हम पत्रकारिता के रूप में पत्रिका का एक बड़ा नाम जो देख रहे हैं, और वो संस्थापक पुलिस जी की वजह से हम देख रहे हैं। मैंने उनके ही पद चिन्हों पर चलते हुए मेरे गर्व के साथ मैं कह रहा हूँ, मैं जब भोपाल में पढ़ता था
फिर हम एक तहलका मचाएंगे। पहले शंका बनी रहती थी, हम लोग जब पढ़ते थे कि क्या है ये पत्रिका, और जब करीब 27-28-30 वर्ष पूर्व पत्रिका पेपर मध्य प्रदेश में लॉन्च हुआ, तब हमने महसूस किया कि नई पत्रिका एक अखबार है जो कि राजस्थान से चलती मध्य प्रदेश में भी आ गया है। और जब हमने अपना संस्थान चालू किया तो उसी समय दमोह में भी पत्रिका का उद्गम हुआ, तो सागर पत्रिका संगठन और जबलपुर पत्रिका संगठन, ऐसी अनेकों चीज़ें हैं। यदि मैं बहुत अधिक विस्तार से जाऊँगा तो शायद मेरे व्याख्यान में ही घंटे 2 घंटे या सारा दिन लग सकता है, लेकिन हाँ, मैं उनकी उपलब्धि और उनके पदचिन्हों पे जो चला हूँ थोड़ा बहुत, शायद एक नाम उस समय हमने करीब 20-22 वर्ष पूर्व सुना था, एक अभियान, नाम नहीं अभियान, अमृतम जलम अभियान, और समूह पत्रिका का ये अभियान था कि पूरे देश के जो भी जल संसाधन है विलुप्त हो रहे हैं, विलोपित हो रहे हैं, उन्हें हमें सुधारना है। मध्य प्रदेश शासन तो अभी यह अभियान चला रही है, लेकिन पुलिस जी के समय ये अभियान परिवार से, मैं समझता हूँ शायद राकेश पल्लव जी सबसे पुराने व्यक्ति पत्रिका समूह से करीब 25 वर्ष पूर्व ये अभियान चालू हुआ था, अमृतम जलम। और हम लोग बेलाघाट में जाके स्वच्छता अभियान करते थे, जल संरक्षण की बात करते थे, लोगों को जल संरक्षण के लिए प्रेरित करते थे और जल के महत्व को बताते थे। यह तो हमने एक उदाहरण दिया है, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी अभियान की बात हो, चाहे नियो जैसे आंदोलन की बात हो, चाहे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बदलाव की बात हो, पुलिस जी ने हमेशा निर्भीक होकर पत्रकारिता की है। उन्होंने कभी ये चिंता नहीं की है मेरी पत्रकारिता से कभी मुझ पर कोई विपत्ति भी आ सकती है, यह चिंता नहीं की है। समाज हित में, चाहे समाज की बुराइयों से लड़ने की बात हो, चाहे सरकार से लड़ने की बात हो, उन्होंने निर्भीक होकर पत्रकारिता की है, और उसी का परिणाम है अभी मैं उनके बेटे आदरणीय गुलाब चंद जी के लेखों को निरंतर पढ़ता हूँ। मैं सोचता हूँ यह सब छाप उन्हें अपने पिता से ही मिली हुई। मैं आप सब जन समुदाय से भी निवेदन करूँगा, आप ऐसे महान व्यक्तित्व की गौरव यात्रा को पढ़िए, उनके विचारों को पढ़िए, और उनके विचारों के साथ साथ अपने जीवन में यदि आप थोड़ा सा भी उतारते हैं तो निश्चित रूप से जो उनकी भावनाएँ थी कि हम समाज को सुधारने की दिशा में अपना प्रयास अवश्य करें। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ और सभी मंचासीन अतिथियों का अपने प्रांगण में चूँकि आप आए हैं, आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और पत्रिका समूह के जितने भी यहाँ संपादक, जितने भी मैनेजर या मैनेजिंग डायरेक्टर और पत्रकार बंधु हैं, उन्हें भी अपने सभागार में इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए साधुवाद प्रेषित करता हूँ कि हमारे बच्चों को, स्टाफ को, इवन मुझे भी अभी हमारे वक्ताओं की सीरीज पूरी बाकी है, बहुत कुछ और सुनने मिलेगा और सीखने मिलेगा। पुनः आदरणीय कर्पूर चंद जी पुलिस जी के चरणों में सादर नमन पेश करता हूँ। और न सिर्फ 100 वर्ष, मैं तो सोचता हूँ हजारों वर्ष हम उन्हें याद रखें, ऐसी भावना को प्रेषित करते हुए पुनः अपनी वाणी को विराम करता हूँ। सभी को शादी। बहुत बहुत धन्यवाद श्री सुशील गुप्ता जी। और आपने देखा कि दरअसल जब टाइम्स कॉलेज की बात करें यदि हम, तो ये भी एक विचार है, और जब पत्रिका की हम बात करते हैं तो विचार के रूप में पत्रिका हम सब के बीच में है। मैं 2-3 बातों को उल्लेख जरूर करना चाहूँगा। समृद्ध मंच इस समय उपस्थित है। मैं राजस्थान में बच्चों के साथ कार्यशाला करने गया। मैं खासतौर से जो झुंझुनू का इलाका है, झुंझुनू और प्लानी के बीच में एक स्थान है चिड़ावा, छोटा शहर है, हटा जैसा एक शहर था। तो वहाँ हम लोग सुबह निकलते थे, अखबार को देखते थे, वहाँ केवल एक राजस्थान पत्रिका मिलता था, बहुतायत में राजस्थान पत्रिका मिलता था। तो वहाँ पूछा कि राजस्थान पत्रिका क्यों है, तो उन्होंने ये कही बात कि राजस्थान पत्रिका इसलिए है क्योंकि जब ये हम पेपर पढ़ते हैं तो लगता है कि हमारा अपना पेपर है। तो किसी अखबार को पढ़ने में यदि आपको ये लगे कि आपका अपना पेपर है, अपना अखबार है, तो निश्चित रूप से वो आपके साथ कहीं ना कहीं भावनात्मक स्तर पर जुड़ा होता है। और जिस समय दमोह में पत्रिका का शुभारंभ हुआ, हम लोग उस यात्रा से जुड़े हुए थे। जैसे कि शीघ्र पत्रिका आपके घर आ रहा है, शीघ्र पत्रिका आ रहा है, और अनेक ऐसे अभियान हैं। हम लोगों ने अनेक नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से बहुत बड़ी कवरेज पत्रिका पेपर ने हम लोगों को दी। अलग अलग जो ज्वलंत विषय हैं, जो विषय आज भी हम सबको बहुत प्रासंगिक है, उन विषयों के ऊपर हम लोग बड़े बहुत बड़ा, कम से कम एक आधे पेज में हम लोग को पत्रिका पेपर जो है वो कवरेज करके दिया जाता था। उसके अलावा आपने एक अभियान और विशेष रूप से मैं नाम भूल रहा हूँ, जो
सुबह से आप लोग स्पोर्ट्स वाली इवेंट होता था, हमरा वो जो अभियान आप लोग ने पूरा दमोह जुड़ा था, उससे आप लोग समझिए। खासतौर से मैं अब यूथ से बात करना चाहता हूँ कि दमोह उस हमराज ना हम रहा है, वो हम रहा है कि मतलब वो आपके साथ में रास्ता चलते चलते पत्रिका ने आपका हाथ पकड़ के अनेक ऐसे सामाजिक सरोकार के विषय थे जिनसे पत्रिका ने आप सबको जोड़ा। ये हम सबके लिए बहुत अवसर है कि जब पत्रकारिता से हमारी युवा पीढ़ी जुड़ रही है, हम सब लोग मोबाइल में इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि अब पढ़ने का दौर तो निकल गया है, लेकिन कुछ अच्छे बच्चे हैं जो पढ़ रही है। उन्नति कहाँ है? उन्नति हमारे बीच में सुश्री उन्नति पांडे हैं, ये पत्रकारिता के ऊपर अपनी बात रखेंगे, तो आपका स्वागत करते हैं। आइए उन्नति, अपनी बात रखें हम सबके बीच में, तालियों से अभिनंदन करिए। बातचीत आप लोग बाद में भी कर सकते हैं। हाँ ये सुनो, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम उन्नति पांडे है। आज मुझे पत्रकारिता जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय रखने का, अपना विचार साझा करने का मौका मिला है। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। समाज को जागरूक रखने का ये बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम भी है। अपने शब्दों में कहूँ तो बड़े बड़े घोटालों से लेकर छोटी छोटी वारदातों तक, सब्जी के बढ़ते दामों से लेकर सोने की बढ़ती कीमत तक, हर खबर जो हम तक पहुंचती है वह पत्रकारिता के जरिए ही पहुंचती है। मेरी समझ के अनुसार तो पत्रकारिता केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है। ये समाज की आवाज़ है जो हमारे सामने पत्रकारिता के जरिए आती है। आज के समय में पत्रकारिता के भी कई माध्यम हैं, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, जिससे तेजी से तेजी, जल्द से जल्द हर खबर हम तक पहुंची जा सकती है। आज के युग में सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी हम सब तक पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना कि सच की राह पर चलना आसान नहीं होता, सच की राह पर चलना आसान नहीं होता। जो बेखौफ सच को दुनिया के सामने लाता है वही सच्चा पत्रकार कहलाता है। अगर हम श्री कपूर चंद्र पुलिस जी जैसे महान पत्रकारों की बात करें तो उन्होंने हमेशा सत्य को और निष्पक्षता को प्राथमिकता दी और पत्रकारिता को एक मिशन के रूप में अपनाया। आज का ये व्याख्यान हमें न केवल पत्रकारिता को समझने में मदद करेगा, बल्कि हमारी पत्रकारिता के प्रति जिम्मेदारियों का भी एहसास कराएगा। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि शब्दों की ताकत को यूं ही कम मत आंकिए, शब्दों की ताकत को यूं ही कम मत आंकिए। ये वही है जो दुनिया बदलने की क्षमता रखते हैं। धन्यवाद। अच्छा आप लोग एक बात बताइए, उन्नति ने क्या बढ़िया तरीके से बोला ना, तालियां कम बजाएंगे आप लोग। ये पत्रकार के पूरे गुण है इसमें, बहुत अच्छा बोलते हो और इसका तुम्हारा जो बोलने का तरीका बेटा बहुत अच्छा है। तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हो सकता है भविष्य में आप भी एक प्रखर पत्रकार बन के पत्रिका के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आगे जाकर आप भी सहभागिता करेंगे, अच्छे पत्रकार के रूप में जो भी आप करना चाहती हैं। लेकिन आप बोलते बहुत अच्छा है। हमारे बीच में श्री अजय मिश्रा जी हैं, जो खुद भी एक शिक्षाविद है, प्राचार्य है टाइम्स स्कूल के, हम उन्हें भी सुनना चाहेंगे। श्री अजय मिश्रा। सभी को नमस्कार। मैं सर्वप्रथम तो पत्रिका समूह से आए हुए सभी बुद्धिजीवियों और मनीषी हूँ और साथ ही इस संस्था के संस्थापक श्री सुशील गुप्ता जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आज के दिन उन्होंने ऐसा कार्यक्रम यहाँ पर रखा जो हमारी युवा पीढ़ी के लिए वाकई एक बड़ा प्रेरणास्पद विषय हो सकता है। श्री कर्पूर चंद्र जी, जैसा कि सबने कहा कि बचपन इनका बड़ा ही पीड़ादायक था, आगे का जीवन इनका संघर्षपूर्ण था और कठिनाइयों से भरा हुआ था। लेकिन महादेवी वर्मा जी का एक कथन है, आज उनका जन्मदिन भी है कि पीड़ा के माथे पर ही आनंद तिलक चढ़ता आया है। कर्पूर चंद्र जी ने मेहनत की, जो संघर्ष का रास्ता उन्होंने अपनाया,
जीवन के प्रति इनका जो नज़रिया था और लड़ने की क्षमता, जिजीविषा जिसे कहते हैं, वो इनमें भरपूर थी। इन चीज़ों को देखते हुए ने कुलिश की उपाधि दी गई। कुलिश मेरे ख्याल से वज्र जो इंद्र का अस्त्र है उसे कहा जाता है, कठोर। श्री कर्पूर चंद्र कुलिश का उदीयमान एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में हुआ और उन्होंने पत्रकारिता में जो स्टैंडर्ड्स, पैमाने निर्धारित किए वे सभी आज के हिसाब से प्रासंगिक हैं। सत्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, समाज में जनता के प्रति सरोकार, सिर्फ यही चीज़ नहीं थी। पत्रकारिता में उन्होंने जो चीज़ स्थापित की कि लोगों से जुड़े हुए मुद्दे अपने पत्रकारिता में उन्होंने स्थापित की। मैं एक छोटे एग्जाम्पल देता हूँ आपको। 1956 में उन्होंने अपने राजस्थान पत्रिका की स्थापना की। ज़्यादातर सत्ता का प्रभाव रहता सभी पत्रकारों पर, संस्थापकों पर। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री देश की, उनकी जब हत्या हुई, जब उनकी डेथ हुई, पूरा देश स्तब्ध था। एक सन्नाटा था सभी के मन में, भाव बिल्कुल शून्य हो गए। और पुलिस जी की कलम उद्वेलित थी अपने शब्दों को आकार देने के लिए। अगले दिन पेपर निकला, सभी स्तब्ध थे, हैरान थे। संपादकीय लेख बिल्कुल ब्लैंक, शून्य, सफ़ेद। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इंदिरा जी की हत्या के बारे में लिखा नहीं, हेडिंग उन्होंने दी थी, मशाल बुझ गई, लेकिन जो मौन श्रद्धांजलि उन्होंने दी शब्दों पे कहीं भारी थी। तो जैसा वीरनाथ पांडे ने कहा कि शब्दों की अपनी महत्ता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शब्द अपनी जगह बोलते हैं। कभी कभी मौन श्रद्धांजलि या मौन बातें भी उससे भारी पड़ती हैं। मैं आज चूँकि श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश जी का जन्मशती समारोह हम लोग आयोजित किए हुए हैं और युवा पीढ़ी के लिए ये संदेश देना चाहता हूँ कि उनके बताए हुए मार्ग, उनके स्थापित पैमानों पर हम चलें और समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं, जो आपको लगता है कि समस्याएं हैं, उन समस्याओं को प्रखर तरीके से रखें और इस क्षेत्र को अपनाएं। सामान्यतः जो कठिनाइयों से भरा सफर, मैं उसी कालखंड में आपको ले चलता। आज़ादी के दौर में जो संघर्ष कर था पूरा हिंदुस्तान, 1926 में उनका जन्म हुआ और 47 में जब आज़ादी मिली तो उस युवक की उम्र 21 वर्ष रही। तो अंतर पीड़ा जो महसूस किया, वो छटपटाहट उन्होंने महसूस किया, वो शायद अभिव्यक्ति का माध्यम ढूंढ रही थी। और संघर्ष और जुझारूपन उनके लिए प्रकृति ने ही परिस्थितियों में पैदा किया था। खिलता है गुलाब कांटों में, मोती चमके धूल में, धन्य धन्य उनका जीवन जो मुस्कुराते सूल में। सूल जैसी चुभन महसूस करते हुए जब युवक आगे आया, 1950 में संविधान की अवधारणा जब आकार ले सकी तो पूरे राष्ट्र में एक आंदोलन चल रहा था, वैचारिक आंदोलन। लेकिन ये प्रसव वेदना कुलिश जी के अंदर थी, जो 1956 में पत्रिका के रूप में जन्म ले सकी, साकार हो सकी। ये परिस्थितियां क्यों बनती हैं? हमारे युवा बच्चे लोग बैठे हुए हैं, देखिए, जब हम लड़ते हैं तो हमें अपना विरोध करने का जब उचित माध्यम नहीं मिलता है, जब कोई माध्यम नहीं मिलेगा तो व्यक्ति क्या करेगा? गालियां देगा। इसका मतलब उसके पास कोई संस्कारित भाषा नहीं है, उसके पास अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए उचित शब्द नहीं है। और जिनके पास यदि उचित शब्द होते हैं तो वो ज्यादा गहराई तक अपनी बात रख सकते हैं
विरोध करने के लिए अच्छे शब्दों का चयन करके अपनी बात रखने का माध्यम क्या हो सकता है? कलम ही एक सबसे सशक्त माध्यम। वो साहित्यकार भी थे, कलम के धनी थे। अब बात जब रखना होती है तो उन पुरुषार्थी साहसी लोगों का काम है कलम के माध्यम से समाज में अपनी बात पहुंचाना। मैं तो मंचीय कवि हूं, अपनी कविताएं करने के माध्यम से भी कहता हूं। राज्य में कवि सम्मेलन में सांसद जी थे, विधायक जी थे, संचालक ने बोला कि भाई अमर सिंह जी आ रहे हैं, बहुत बड़े व्यंग्यकार हैं। तो मैंने कहा भाई व्यंग्य कैसा सुनना चाहेंगे आप, हल्का फुल्का कि भाई मैं तो व्यंग्यकार हूं, लेकिन सीमा मर्यादा में रहकर अपनी बात करता हूं। अब जब सांसद जी ने कहा कि आप जितना तीखा बोल सकते हैं आप बोलिए, तो देखिए एक साहित्यकार अपनी बात कैसे रखता है, एक कलमकार की वानगी। महंगाई के इस दौर में हर चीज के दाम बढ़ गए, विकास का इतना हुआ असर कि घूरे सोने के दाम उठ गए। माना आजादी से पहले सब दो कौड़ी के थे अमर, आजादी के बाद आज क्यों नेता दो कौड़ी के रह गए। आखिरी में पंच है, सभी नेता नहीं होते, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग होते हैं जो हमारी पूरी व्यवस्थाओं के लिए लकवाग्रस्त बनाते हैं। तो उनके लिए कौन सुधारेगा? जो कलम का धनी होगा वही सुधारेगा। उनके लिए ना कानून सुधार पाता है और ना जो है ना आप किसी तरह के हिंसक प्रदर्शन करके कर सकते हैं, क्योंकि कलम की जब चोट होती है तो वो बोल भी नहीं पाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो उस पीड़ा से गुजरता है। पुलिस जी ने यही मार्ग अपनाया और संध्या अखबार के नाम से पत्रकार का धर्म अगर ईमानदारी से नहीं निभाते तो बहुत से कहना ना होगा, बहुत से ऐसे अखबार हैं जो बेकाऊ रहे, वो नाम कहाँ चले गया गर्त में समा चुके हैं। और जो प्रखर थे, ईमानदार थे, अपने क्षेत्र में कुछ करना चाहते थे, जनता के प्रति जो ईमानदार थे, आज वो टिकाऊ है। उसकी मध्य प्रदेश की यात्रा बता रहे थे अभी गुप्ता जी आपके लिए कि कैसे समझ में नहीं आता था कि पत्रिका शीघ्र आने वाली है, पत्रिका जनरली हम किताब समझते थे। तो एक उत्सुकता, ये कार्य योजना है। मतलब वो केवल लेखक नहीं थे, वो केवल चिंतक नहीं थे, वो एक कार्य योजना प्लानिंग करना जानते थे कि हमें लोगों के अंदर उत्सुकता कैसे पैदा करना है, क्योंकि एक अखबार के लिए ये सब करना पड़ती है। चाहे वो हमराज हो, चाहे अमृत कलश योजना हो। इस जन्म शताब्दी समारोह में हमारा सम्मानित मंच, और मुझे खुशी है कि यहाँ का जो पत्रिका समूह है उसका ऊर्जा भरा समूह जो यहाँ बैठा है, मैं उनको भी नमन करता हूँ। इसके साथ मुझे खुशी है कि आज का दिन निश्चित रूप से बहुत बड़ा दिन है। इसलिए भी बड़ा दिन है क्योंकि यहाँ कुछ शिक्षक भी बैठे हुए हैं, हिंदी की शिक्षक भी इसी विद्यालय की बैठी हुई है, और कुछ विद्यार्थी भी बैठी हुई है। उन्नति पांडे जी भी हमारे मंच में शामिल हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा उद्बोधन दिया। मुझे जब यहाँ के लिए आमंत्रित किया गया तो मैंने चिंतन मनन किया, थोड़ा सा अध्ययन भी किया, और मुझे लगा कि दुनिया में ये शिक्षकों को और हम सबको सीखने की चीज़ें, सामान्य तौर पर धन लिप्सा एक बड़ी लिप्सा को माना गया, किंतु धन लिप्सा से भी बड़ी लिप्सा जो होती है वो कीर्ति लिप्सा होती है। और जब व्यक्ति कीर्ति लिप्सा को त्याग देता है तो वो निश्चित कपूर से कर्पूर पुलिस ही बन जाता है। जैसा कि नवदुर्गा का समय है और अभी जो कर्पूर का काम है, हवन अग्नि को तेज करके यज्ञ सामग्री को जला करके वातावरण को शुद्ध करना, ये बड़ा पर हित का कार्य है।
और जो अभी नवदुर्गा के अनुष्ठान में चल रहा है, आज हम ऐसे व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि देने वाले हैं जिन पर अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छा प्रकाश डाला है। और मुझे लगा उनको पढ़ते हुए कि वो एक शिक्षक भी थे। मैंने पढ़ा है कि वो एक शिक्षक थे और वो उस युग के संपादक थे जिस युग में राजनीति भी जारी थी और कारपोरेट भी जारी था। तो मैं उनको पढ़ रहा था गूगल पे, उन्होंने लिखा कि वो बहुत हताश और निराश संवाददाता थे और कैसे उनके अंदर जो लगा एक शिक्षक का शिक्षक व्यक्तित्व जब जागा और उनके जो संस्कार उन पर पड़े तो उन्होंने अपने एक मित्र से मात्र 500 रुपये उधार लिए और उस 500 रुपये से एक स्वस्थ विचार बीज के रूप में पत्रिका, राजस्थान पत्रिका का विजयारोपण किया। और यह आप लोग हमेशा याद रखना, क्योंकि शिक्षक भी छात्र भी है, कि जब एक स्वस्थ बीज उगता है तो निश्चित तौर पे वो बहुत बड़ा छायादार वृक्ष बनता है। और आज सिर्फ राजस्थान पत्रिका नहीं, ये जो बेल है, ये जो वृक्ष है, ये जो वट है, ये 7 हिंदी राज्यों में फैल चुका है। और यदि इसी तरह से ये जो पत्रिका समूह काम करता रहा तो मुझे आशा है कि भारत के लगभग सभी राज्यों में, विविध अन्य भाषी राज्यों में भी इसका प्रभुत्व बहुत शीघ्र ही फैलेगा। मैं एक बात पर और बात करना चाहता था कि आज का दिन इसलिए भी विशिष्ट है, जो हिंदी के टीचर्स हैं उनको पता होगा कि पत्रकारिता का वास्तविक उद्गम, हिंदी पत्रकारिता का, यहाँ 100 वर्ष लिखा हुआ है, उसको अगर 2 बना दे 100 को तो 200 वर्ष पहले हुआ था। भारतेंदु काल में, भारतेंदु युग में राजेंद्र शुक्ल जी ने पहला समाचार पत्र निकाला था जिसका नाम था उद्दंड मार्तंड। और उस उद्दंड मार्तंड का सबसे अधिक योगदान देश को आजाद कराने में रहा है। तो ये आजादी की बात जो कर्पूर चंद्र जी के जन्म शताब्दी समारोह से मिलती जुलती है, यह पत्रिका भी जो अभी विभिन्न प्रकार की दबाव, विभिन्न प्रकार की गुलामी हमारे युवाओं पर थोपी जा रही है, हम उन्मुक्त बने, समृद्ध बने और काफी सशक्त बने और विश्व में प्रथम बने, यह तभी संभव है जब हमारी कलम की ताकत जारी रहेगी, यथावत रहेगी। क्योंकि मैं आज सुबह से अपनी कुछ लघु कथाओं का संयोजन कर रहा था, प्रकाशन की तैयारी कर रहा था, तो मुझे एक लघु कथा मेरी खुद की लिखी, मैंने उसको आज दोबारा पढ़ा, उसका नाम था कलम की ताकत। अब चूंकि ये लघु कथा है, 2 मिनट की है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को सुन लेनी चाहिए। उसमें 2 पात्र होते हैं, एक धनंजय कुमार होते हैं और एक संजय कुमार होते हैं। धनंजय कुमार बहुत अमीर आदमी होते हैं शहर में, हर शहर में एक धनंजय मिल जाएगा। और जब धनंजय कुमार जैसे लोगों को राजनीति का साथ मिल जाता है तो ये नीम चढ़े करेला बन जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ, अधिकांश पत्रकार उनके उपहारों का इंतजार किया करते थे, लेकिन संजय कुमार एकमात्र ऐसा पत्रकार था जो सत्यान्वेषी था। और एक बार उन्होंने इंटरव्यू में पूछा कि धनंजय जी आप अपने आय के स्रोत बताइए, तो उन्होंने उसको फटकार दिया कि आप मुझे नहीं जानते और मैं विधायक बन गया हूँ, अब पहले का मेरे क्या स्रोत है ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन संजय कुमार ने यहाँ अपनी कलम रुकी नहीं उनकी, और उन्होंने इनके जितने वेद अवैध कमाई के सारे स्रोत थे, सभी स्रोतों को चित्रों सहित प्रकाशित जब कर दिया, जिनकी पार्टी ने उनसे इस्तीफा मांग लिया और साथ ही जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। इतनी ही वो कथा थी और मैं चाहता हूँ कलम की ताकत यथावत बनी रहे। जय हिंद, जय भारत। पुलिस जी के चरणों में सादर नमन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने कलम की ताकत के बारे में आप सबको बताया। मैं सीधे आगे करूँगा, हमारी शिक्षा संस्कृत धर्मी डॉक्टर आलोक सोमवंकर जी उपस्थित हैं, कृपया आप मंच पर आए और अपनी बात में सबके बीच में रखें। डॉक्टर आलोक सोमवंकर जी। मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से माँ
रूपाली के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज बहुत सुंदर और सार्थक दिन है। अष्टमी और नवमी का संधि काल है और मातृशक्ति का बहुमत इस सदन में है। और हम कैसे महामना कर्पूर चंद पुलिस जी को याद कर रहे हैं, जो वस्तुतः अनेक मायनों में न केवल पत्रकारिता में बल्कि अनेक क्षेत्रों में योद्धा की तरह अपना प्रभाव सारे भारतीय मानस पर छोड़ते रहे। सम्मानीय मंच, मेरे सामने उपस्थित समवेत सदन, पहले तो मैं खेद व्यक्त कर दूँ कि मैं कुछ पारिवारिक कामों से विलंब से आ सका। मैं जब इस कार्यक्रम के लिए मैंने का मन बना रहा था तो कल से मेरे मन में देश के बहुत ही अग्रणी मूर्धन्य सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जो वस्तुतः मूल रूप से पत्रकार थे, उनका स्मरण हुआ। उनके साथ जब बुंदेलखंड की बात करें तो स्वर्गीय माधवराव सप्रे, जो हमारे बुंदेलखंड की माटी के से महान सबूत थे। और फिर मुझे लगा कि मैं कर्पूर चंद पुलिस जी को इनके साथ जोड़ूँ। तो आप चाहे तिलक जी का जीवन देखें, जो उन्होंने सेनानी के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, मैं इसको इस तरह से भी कहना चाहता हूँ कि हमने से बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा कि जो हम मिट्टी के गणेश या जल अमृतम अभियान पत्रिका के माध्यम से देखते हैं, ये घर घर में गणेश को पहुंचाने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ही थे, जिन्होंने सेनानी होने के साथ साथ अपनी कलम से दो उत्सव, एक गणेश उत्सव की परंपरा और दूसरी शिवाजी जयंती की परंपरा, अंग्रेजों के समय कठिन दौर में कैसे लोगों को एकत्रित करें। तो उस दृष्टि से यदि हम कर्पूर चंद पुलिस जी का स्मरण करें तो हम पाते हैं कि उनके पिछले 100 वर्षों की जीवन यात्रा में चाहे माधवराव सप्रे हो या तिलक जी हो, उनको हम उनके आसपास पाते हैं जब वे समाज की पत्रकारिता तो होती रही है, पहले भी समाज की पत्रकारिता पहले भी होती रही। प्रजातंत्र के 4 स्तंभों का धर्म ही यही है कि हम लोगों तक जाएं, लोगों को अंतिम छोर के व्यक्ति तक उसकी बात सुने। समाज की पत्रकारिता तो होती रही है, पर जन जन तक सरोकारों से समाज को जोड़ना, ये काम कर्पूर चंद पुलिस जी ने किया। और ये अपने आप में एक अलग उनके जीवन का आयाम है, जो मुझे लगता है कि देश की नई पीढ़ी तक जाना चाहिए। मैं बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा, बहुत वक्ताओं को सुनना है। हर एक लोकतंत्र की अभी जिसकी चर्चा हमारे दोनों पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छे ढंग से की। लोकतंत्र के 4 स्तंभों के सामने जो संकट है उसमें, और मैं यदि स्मरण करूं, मैं 2 बहुत छोटी सी, शायद दिल को आपको छू सकती है बातें। हमारे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले अपने बड़े बेटों को मैंने कहा कि तुम न्यूज़पेपर पढ़ा करो, समाचार पत्र पढ़ा करो। तो बड़ी मुश्किल से तो तैयार हुआ पढ़ने के लिए। मैंने कहा हेडिंग ही पढ़ा करो, और तुरंत मेरे पास आया और मैंने कहा आपने तो कहा था कि समाचार पत्र पढ़ा करो, इसमें तो पत्रिका लिखा हुआ। तो देखो ये चीजें कहीं ना कहीं समाचार पत्रों में भी पत्रिका को बहुत बारीक सी चीज है जो दूसरों से अलग करती है। क्या हम केवल समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे हैं, हम बहुधर्मी बहुआयामी पत्रिका पढ़ रहे हैं। तो एक तो ये जो अनुभव मैं आपको शेयर करना चाह रहा था पत्रिका को लेकर। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये
कि हमारे दमों के मैं उनका भी स्मरण करूँगा कि वो भी लगभग 100 वर्ष के होते, स्वर्गीय विनायक राव शैली जी। तो ये राजीव बड़े दिल को छूता है मुझे ये संस्मरण उनका। ये बात उन्होंने मुझे सिखाई। कुछ बात चल रही थी तो उनके घर गया तो मैंने कहा देखो कितनी बढ़िया न्यूज़ चल रही है, टीवी पे न्यूज़ चल रही थी। तो उन्होंने धीरे से मुस्कुरा के हमसे कहा, मैं वर्तमान संदर्भ से जोड़ दीजिए। उन्होंने मुझे कहा, मैं उनके शब्द हूबहू आपको। तो मैंने कहा न्यूज़ कहाँ है, न्यूज़ है कहाँ, ये तो व्यूज़ है। तो मुझे भी लगा कि एक विचारक जिस तरह से बहुत वर्षों पुरानी ये बात है, फिर मेरा भी दायरा समाचार को सुनने का। तो उन्होंने कहा तुम बहुत ध्यान से सुनो, इसमें न्यूज़ कम है, एंकर के व्यूज़ ज़्यादा है। मैं इसको इसलिए जोड़ना चाह रहा हूँ पुलिस जी से कि अब यदि मैं कहूँ और ना कहूँ तब भी ये जो हमारे जेब में मोबाइल है, इसमें हर दूसरा व्यक्ति अब पत्रकार है। तो मेरे बड़े भाई मेरे दुनिया जी बैठे हैं, उनको सुनेंगे अब। तो अब आप समझ लीजिए कि जरा सी बात पे अब तो 1 सेकंड से भी कम में लाइव हो जाता है और 1 सेकंड से कम में फेसबुक की पोस्ट हो जाती है और कोई भी आपको टैग करके अपने आप को यूट्यूबर घोषित कर सकता है। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूँ, परंतु यह पत्रकारिता के सामने एक बड़ी चुनौती है कि किस तरह से अपने आप को उन मापदंडों पर खड़ा हो कर सके। उस दृष्टि से हम सबका मार्गदर्शन पुलिस जी करते हैं। साहिल के सुकून से इनका किसे है, पर तूफानों से लड़ने का मजा कुछ हो। तो ऐसे संघर्षों के समय पुलिस जी ने पत्रकारिता की मशाल जलाई। मैं अपनी ओर से सारे देश में उनको याद कर रहे हैं, राजस्थान पत्रिका से लेकर सारे देश में उनको याद कर रहे हैं। मैं पत्रिका समूह की अनुमति से आप सबकी यदि अनुमति होगी तो कल ही हमारे 8वीं क्लास की बेटियों का रिजल्ट आया है और मैं चाहता हूँ कि पुलिस जी को हम 100वें वर्ष में यादगार श्रद्धांजलि सारे धर्मजली की उनसे दे सके। तो हमारी जो 2 बेटियां कल पत्रिका ने छापा दिया है हेडलाइन में, साची नामदेव कक्षा 8वीं 90% और मोनिका राठौर 87%, दोनों को हम पुलिस जी की स्मृति में पुरस्कार देने की आकांक्षा रखते हैं। तो एक यादगार भी होगा, उन दोनों बेटियों को आज ही बुला के हम सम्मानित करेंगे। तो इस बहाने हम सारे धर्मजली की ओर से पुलिस जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मैं आप सबका आभारी हूँ कि आप सबने यह मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप सबके बीच में ये बात रख सका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय पत्रकारिता। धन्यवाद डॉक्टर आलोक सोनकर जी। और आपने सुना मेरे प्रखर लगता है किस तरह से उन्होंने अपनी बात हम सबके बीच में रखी। बड़ा संकट तो सच में है, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, प्रत्येक दूसरा व्यक्ति पत्रकार भी है। जो व्यक्ति अपने मन की भड़ास को एक पोस्ट के माध्यम से निकालता है वो भी स्वयं को बहुत प्रखर वक्ता, प्रखर विचारक समझता है। लेकिन आज युवा पीढ़ी को 2 बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि क्या सचमुच जो सोशल मीडिया में हम पोस्ट करते हैं इज इट रियली जर्नलिज्म। दूसरी बात ये कि जो पत्र आप पढ़ रहे हैं, जो अखबार आप पढ़ते हैं, उसमें जो लिखा गया है वो किस शिद्दत के साथ लिखा गया है। हमारे जितने वंश पत्रकार नरेंद्र भैया बैठे हुए हैं, अमर भैया हैं, सुशील गुप्ता, सब लोग जितने लोग, रमेश सिंह सर जी हैं, इन सब ने एक बात सिखाई कि आपको एक बात प्रमुखता के साथ करनी है। प्रत्येक अखबार का एडिटोरियल जो संपादकीय है वो आप जरूर पढ़िए। आपको कुछ ना कुछ, आज आप प्रत्येक अखबार का एडिटोरियल पढ़िए तो आपको कोई ना कोई विचार आपको जरूर मिलेगा। ये पढ़ने की आदत हम सबके भीतर से जा रही है। इस बीच में एक पढ़ने वाली और पढ़ाने वाली हम सबके बीच में है, डॉक्टर
इंदिरा जैन जी, मैं पूरे सम्मान के साथ मैं इनको आमंत्रित करूँगा कि आए अपनी बात सबके बीच में। धन्यवाद राजीव जी। सम्मानीय मंच, मेरे समक्ष बैठक में शिक्षक, पत्रकार, पत्रिका परिवार संघ के जुड़े हुए सदस्य और सबसे प्यारे छात्र छात्राओं, प्रश्न मेरे दिमाग में भी यही आया कि आखिर जन्म शताब्दी कपूर चंद कुरेश जी की क्यों मनाएं? एक कवि, एक लेखक, वेदों के रूपकार, अदम्य शब्दों के शिल्पी और रचना धन्यता का वह साधक जो व्यष्टि से समष्टि के निर्माण की दिशा में अपने संपूर्ण जीवन की साधना में स्वयं को गुम कर देता है, और फिर जो जीवन बनता है, जो दिखता है हमें, वही जीवन वास्तव में कर्पूर चंद कुरेश है। एक शब्द यहाँ मैं उपयोग करना चाहूँगी, ककरूस। उस ककरूस का जन्म होता है हर जन्मदिन में। वह एक कल्पित पक्षी जो जब उसके जीवन की वय पूरी होने लगती है तो उसका एक बहुत सुर संगीत लहरियों से वह गायन शुरू करता है, और उसकी चोंच में जो छिद्र हुआ करते हैं उसमें से अग्नि निकलती है, और उस अग्नि में वह स्वयं भस्म हो जाता है। और फिर जो राख रहती है, उस राख में जब पावस की बूंदें पड़ती हैं तो पुनः नए ककरूस का जन्म हो जाता है। तो निश्चित रूप से हमारे कर्पूर चंद कुरेश जी, जब भी हम उनका जन्म मनाएंगे, उस काल गई मानव को हम हमेशा याद करेंगे, जो मानवता के लिए पुनः उसके जन्म की, उसके विकास की बातों को हमें हमेशा हमेशा दोहराते रहेंगे। जब मैंने संजय भाई से पूछा विषय कौन सा है, तो उन्होंने बहुत से विषय मेरे समक्ष रखे। मुझे लगता है कि शायद सिर्फ उनका जीवन वृत्तांत ही पढ़ें तो जितने भी विषय हैं अपने आप में पूरे हो जाते हैं। मैं अपने छात्र छात्राओं को जब पढ़ाती हूँ तो हमेशा उन्हें एक उदाहरण जरूर देती हूँ। दिल्ली के कनॉट प्लेस पर महारानी विक्टोरिया का एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता हमें मुफ्त में नहीं मिलती है, लेकिन बिना सूद चुकाए बचती भी नहीं है, और हर पीढ़ी को आने वाली पीढ़ी के लिए अपना कुछ ना कुछ समर्पण उस स्वतंत्रता के लिए देना पड़ता है। और यही सेंटेंस मुझे लगा कि शायद कुरेश जी ने अपने पूरे जीवन में उन्होंने अपने अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और उसी प्रेरणा की भावना से इसी पत्रकारिता को, जिसको वो कागज की नाव कहते हैं, पत्रकारिता के महासमुद्र में इसलिए तैरा दिया कि शायद लोक और तंत्र को बचाया जा सके, उसकी समस्याओं का समाधान किया जा सके, और समस्याओं का समाधान ही नहीं, उसे एक किनारे पे भी लगाया जा सके। मैंने जब कुरेश जी को पढ़ा तो मुझे कुछ चीज़ें जो एक प्राध्यापक होने के नाते मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने 3 चीज़ें बहुत जो मुझे ज़्यादा टचिंग लगी, मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि उन्होंने कहा कि भीड़ समाज नहीं है, व्यक्ति समाज है, और जिस भूमि पर आप खड़े हैं वही राष्ट्र है, वही आपकी मातृभूमि है। और यदि आपने इतना बस समझ लिया तो अपने आप देश, समाज और राष्ट्र जो है उसका निर्माण हो जाएगा। बात बहुत छोटी है, व्यक्ति एक वह व्यक्ति है जिसका निर्माण एक राष्ट्र की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण है। तेलुगु की बहुत अच्छी पंक्ति है कि देशम अट्टे मट्टी का गुरु, देशम अट्टे मानुष गुरु। देश का मतलब नदी और पहाड़ नहीं है, देश का मतलब है मनुष्य। और इसी मनुष्य के निर्माण की दिशा में शायद पुलिस जी का आप देखें तो पूरी की पूरी पत्रकारिता की महायात्रा उन्होंने संपूर्ण की। दूसरी बात उनकी जो एक कृति है संविधान, आखिरी मनुष्य की सुरक्षा का कवच, सबसे महत्वपूर्ण था कि जिसमें उन्होंने लिखा है कि संविधान की जो परीक्षा है
वह वातानुकूलित कमरे में होना संभव नहीं है। संविधान की परीक्षा तो तब है जबकि एक शोषित और गरीब व्यक्ति भी मनमानेपन से उबर सके। ये महत्वपूर्ण पंक्ति थी। अर्थात एक ऐसे लोकतंत्र की स्थापना हो जहाँ पर की न्यायिक प्रक्रिया और संवैधानिक शब्दावली लोकतंत्र से आम मनुष्य को दूर न कर सके। ये सबसे महत्वपूर्ण पुलिस जी का पूरा उनकी रचना धर्मता में हमें परिलक्षित होता है। तीसरी बात जो मुझे महत्वपूर्ण लगी और जिसको कि अभी हमारे सारे पत्रकार बंधुओं ने भी इंगित किया, कि निश्चित रूप से उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात की है कि वास्तव में व्यक्ति का जो जीवन है, पत्रकारिता का जो जीवन है, वह सिर्फ समस्याओं को उजागर करना नहीं है। जैसे आलोक सोनवंकर जी कह रहे थे, चंडी जी का उदाहरण बताया कि न्यूज़ है कहाँ, तो सिर्फ समस्याएं उजागर करना ही नहीं है, समाधान है, और समाधान के साथ साथ रूपांतरित करना है। उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया कि पत्रकारिता जो है एक बीज के सदृश है, और वह बीज का तात्पर्य ये नहीं है कि अपने आप को सुरक्षित रखें। बीज का तात्पर्य है कि अपने आप को जमीन में गाड़ कर वृक्ष के रूप में रूपांतरित कर देना है और फल देना है। तभी वह पत्रकारिता जो है वह सचमुच में समाज और राष्ट्र के निर्माण की दिशा में अपनी भूमिका अदा करती है। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। दर्द ने भी आज सूरज की तरह हादसों ने खाद पानी दे दिया। बीज का मिटना जरूरी शर्त था, जो मिट गया वो फूल बनकर खिल गया। ये क्योंकि समय कब है और ये सारी चीजें इतनी महत्वपूर्ण है कि पत्रकारिता और पुलिस जी का जो जीवन है वो अपने आप में हमारे लिए एक ऐसा स्वर्णिम इतिहास है जिसको देखकर हम बहुत कुछ पायदान अपने निर्धारित कर सकते हैं। निश्चित रूप से मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी भी देश के राष्ट्र के जीवन काल में 75 वर्षों का इतिहास कोई लंबा इतिहास नहीं रहता है, लेकिन उस देश की दिशा को निर्धारित करने में, उस देश के मार्गीकरण में एक अहम भूमिका अदा करते हैं। तो निश्चित रूप से इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं वो रोशनी हूँ जो हर जहाँ को रोशन करूँगी। मैं वो चिराग नहीं जो मकाम में रहकर सीमित हो जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर इंदिरा जैन जी। और हमारे कार्यक्रम में ऐसे व्यक्तित्व हम सबके बीच में हैं जिन्होंने पत्रकारिता में एक बहुत लंबा समय दिया। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने जनसत्ता पेपर का नाम सुना है। जनसत्ता का नाम नहीं सुना। जनसत्ता हमारे देश का कितना बड़ा अखबार था। सभागृह मंच उपस्थित अध्यापक स्टाफ, प्यारे बच्चे, वक्त अधिक हो गया है। आप सबके चेहरे पे जो उदासी है, उस थकावट है, उसको मैं स्पष्ट रूप से अनुभव कर पा रहा। बहुत से लोग उठ के चले गए, कुछ धीमे धीमे जाने के सिलसिले में है, और मुझे पूरा यकीन है आप जितने बैठे वो बैठे हैं।
जब मैं कार्यक्रम में आ रहा था, मेरे मन में कल्पना थी कि पत्रिका अखबार का कार्यक्रम है, पत्रकार लोग, अखबार के लोग दूसरों के कार्यक्रम में जाते, प्रेस के लोग, मीडिया के लोग और तरह तमाम साहित्यकार यहाँ होंगे। वहाँ थोड़ी सी निराशा थी, और जब बैठा और आप सब लोगों कहना चाहता हूँ, मेरी बात सार्थक होगी, सफल होगी, तो वो आप लोग हैं। हम जैसे लोगों की कल्पना कर रहे थे, वो अपने विचारों से आपूरित हो सकते हैं। जो खड़ा है, कुंभ है, वो भरा हुआ होता है, उसमें कोई विचारों की पहुँचने की गुंजाइश होती नहीं है। और जो खाली कुंभ होता है, खाली भरा होता है, उसमें विचार जा सकते हैं और कुछ फलीभूत हो सकते हैं। मुझे लगता है कि आप नौजवान मित्रों, किशोर विद्यालय के लोग हैं, छात्र हैं, आपके बीच में जो बात करूंगा निश्चित रूप से वो फलदायी होगी, क्योंकि आप ही देश का भविष्य है, आप देश का वर्तमान है। मित्रों, आज का दिन हम सब के लिए यादगार है कि हम अपने हिंदी के एक बड़े पत्रकार, नूतन पत्रकार, जिन्हें पितृपुरुष के रूप में समर्पित कर सकते हैं, आदरणीय श्रद्धेय कर्पूर चंद जी पुलिस की जन्म शताब्दी के अवसर पर उन्हें अपनी विनयाञ्जलि देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए, आदरांजलि देने के लिए, उनको स्मरण करने के लिए आज यहाँ आए हुए। मैं भाई आकाश जी को, पत्रिका परिवार के बड़े संभव जी को, खरे संजय को, फलंदी जी को, सबको धन्यवाद दूंगा कि आपने शुभ काम में, एक अच्छे काम में मेरी भागीदारी सुनिश्चित की और मैं आकर के एक महान व्यक्ति को अपनी श्रद्धांजलि और श्रद्धांजलि दे पा रहा हूँ। जगह जगह जहाँ जहाँ पत्रिका का प्रसार है, उनके कार्यालय हैं, उनका स्टाफ है, वहाँ पर आदरणीय पुरुष जी को याद किया जा रहा है। राजस्थान में तो लगभग सब जगह उनको याद किया जा रहा है, पर दमोह में उनको याद करने का कोई विशेष महत्व भी है, क्योंकि यदि पुलिस जी पितृपुरुष के रूप में है तो उनकी पहली पीढ़ी के जो हिंदी पत्रकारिता के पितृपुरुष कहे जाते हैं, पंडित माधवराव शिवपुरे, उनकी जन्मभूमि में हम याद कर रहे हैं। इस हिंदुस्तान में पंडित माधवराव शिवपुरे ने हिंदी पत्रकारिता की झलक जगाई है, जो शिखर दिया है वो अद्वितीय है। और माधवराव शिवपुरे जी की भूमि पर हमारे यहाँ जो पथरिया ग्राम है, पथरिया नगर है, वहाँ पर 1870 में पंडित माधवराव शिवपुरे पैदा होते हैं। और उस समय लोकमान्य तिलक का जो केसरी अखबार था, उसी तर्ज पर हिंदी केसरी उन्होंने चलाया, छत्तीस समृद्ध चलाया। और हिंदी की जो पहली कहानी लिखी गई है, हिंदी की, टोकरी पर मिट्टी, उसके रचयिता भी पंडित माधवराव शिवपुरे थे। तो माधवराव शिवपुरे की जन्मभूमि पर, जन्म जिले की भूमि के जिले में जब हम पुलिस जी को याद कर रहे हैं, छत्रसाल की भूमि पर महाराणा प्रताप की उस भूमि से पैदा हुए उस महान व्यक्तित्व को याद कर रहे हैं, इसका अपना मित्र एक अलग बात है। आज का दिन इस मायने से हम यादगार कहते हैं। पुलिस जी को हम किन मायनों में याद करें? वो बहुत अच्छे साहित्यकार थे, लेखक थे, कवि थे और पत्रकार थे। 20 मार्च 1926 उनका जन्म है। उनकी देहिक यात्रा 2006 तक रही। 1956 में उन्होंने राजस्थान पत्रिका का प्रादुर्भाव किया, स्थापना की, और 70 वर्ष की उम्र उस अखबार की हो रही है। 5 वर्ष बाद हम उस अखबार का भी अमृत उत्सव मनाएंगे। जब हम पुलिस जी को याद करते हैं तो उस दौर को याद करते हैं। उन्होंने आज़ादी का जो समर का उत्कर्ष था, जो हमारा स्वतंत्रता का जो आंदोलन था, वो अपने उत्कर्ष के दौर में था, सर्वाधिक संघर्ष के दौर में था। वो दौर पुलिस जी को नसीब हुआ है, चाहे वो किशोर अवस्था के रूप में, चाहे बचपन के रूप में। वो युग था मित्रों गांधी का। तिलक जी 1920 तक स्वतंत्रता संग्राम की और कांग्रेस पार्टी की कमान संभाले थे। 1920 में महात्मा गांधी के हाथ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कमान आती है और स्वतंत्रता संग्राम की कमान आती है। तो गांधी के हाथ में आज़ादी के आंदोलन की कमान आई। तो जन आंदोलन लाने का काम जिस महापुरुष ने किया, उसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। और उस दौर में न केवल भारत में, पूरी दुनिया के अंदर
जिस व्यक्ति को जाना गया उसका नाम था महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता गवर्नमेंट। जन जन तक चिंगारी डाली, जन जागरण किया, लोगों के अंदर भावना जगाई आज़ादी के आंदोलन को लेकर के, स्वतंत्रता को लेकर के, तो वो गांधी ने जगाई। आप याद कर सकते हैं 1933 में गांधी दमोह भी आते हैं, सागर भी आते हैं, गाँव बले भी आते हैं, गोपालपुरा भी आते हैं। ऐसा भारत का कोई जगह नहीं थी जहाँ पर कि गांधी नहीं गए। और गांधी के विचारों ने, चाहे उस समय के साहित्यकार हो, चाहे कलाकार हो, चाहे सिनेमाकार हो, सारे लोगों को प्रभावित किया। और प्यारे बच्चों, आपको जीवन में मैं तथ्य देना चाहता हूँ, बहुत गौर से आप बात को सुनना, कि पिछले 300 साल के इतिहास में, पिछले 300 साल के इतिहास में पूरी दुनिया के यदि आप महापुरुषों को, विचारकों को, राजनेताओं को उठाकर देखेंगे तो दो ही महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी आभा से, अपनी कर्म की यात्रा से, विचार की यात्रा से प्रभावित किया है। एक थे महात्मा गांधी और दूसरे थे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की विचारधारा को भी दुनिया के अनेक देशों ने स्वीकार किया, और कालांतर में स्थिति ये आई कि मार्क्स की विचारधारा, कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा, वामपंथी विचारधारा द्रोहित होती गई, कमजोर होती गई, और गांधी की विचारधारा, गांधी का दर्शन, गांधी का विचार दिन दूना रात चौगुना बढ़ता गया। वो कल भी प्रासंगिक था, आज प्रासंगिक है, आने वाले दिनों में भी प्रासंगिक होगा। जब गांधी जीवन में आते हैं तो आपके साथ सत्य आ जाता है, आपके साथ आदर्श आ जाते हैं, आपके साथ अहिंसा आ जाती है, आपके साथ मूल आते हैं, आपके साथ ईमानदारी आती है, आपके साथ जमीन आता है। और उस दौर में जो पत्रकारिता दोस्ती ने प्रारंभ की, उनके साथ आदर्श थे, उनके साथ मूल्य थे, उनके साथ एक जज्बा था, कुछ कर दो जन्म। स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रोत्तर भारत में उनकी जो कर्म यात्रा शुरू होती है पुलिस जी की, वो मित्रों पूरे भारतवर्ष के लिए, पत्रकारिता के लिए यादगार है। और उस दौर में न केवल अपने पूर्ववर्ती पीढ़ी से पुलिस जी प्रेरणा पा रहे थे, उस समय के जितने नेता थे, महात्मा गांधी अखबार निकालते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू अखबार निकालते थे, लोकमान्य तिलक का तो केसरी विकल्प था, उसके पहले की पीढ़ी के थे, गांधी से पहले की पीढ़ी के थे, माखनलाल चतुर्वेदी निकालते थे। ये सारे लोग साहित्यकार भी थे, पत्रकार भी थे, और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भी। विचार का जो प्रवाह है, विचार की जो क्रांति है, जब विचार की क्रांति आती है वही धरती पर उतरती है। ये सारे महापुरुषों का अनुकरण, सारे लोगों के आदर्शों को, मूल्यों को आत्मसात करके जब पत्रकारिता में कदम रखा तो पुलिस जी ने एक नया इतिहास रचा। पत्रकारिता परिवार को मैं धन्यवाद इसलिए दूंगा कि वो अपने नींव के पत्थर को याद कर रहे हैं। आज पत्रिका परिवार की जो इमारत खड़ी है, 8 राज्य, 37 संस्करण, और उसमें जो तंबूरा लग रहा है, उसके मूल में कर्पूर चंद पुलिस जी। ये अखबार जो है, उसके पीछे उनकी जो भावना थी, जो उन्होंने लक्ष्य तय किए थे, आदर्श तय किए थे, मैं खुशी हूँ इस बात की कि उन्होंने जो उत्तराधिकारी चुने, जिनका नाम गुलाब चंद कोठारी है, तो कोठारी साहब ने अपने पूर्वज की उन आदर्शों को, मूल्यों को, जो बताई हुई नसीहत थी, उसको कायम रखा। पुलिस जी का जो सिद्धांत था कि बाकी सब जो अखबार हैं वो कहीं ना कहीं कारपोरेट घराने से जुड़े हैं। वो अखबार में तो है तब तक धन बचाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए, वो दूसरे काम भी करते हैं, पर पत्रिका अखबार एक ऐसा अखबार है, पत्रिका समूह एक ऐसा अखबार है, केवल पत्रकारिता करता है, प्रकाशन का काम करता है। वो ठेकेदारी नहीं करता, वो टोल टैक्स नहीं चलाता, सड़कें नहीं बनाता, वो बड़े बड़े मीनारे माल खड़े नहीं करता। आज सारे के सारे अखबार, सारे के सारे मीडिया हाउस, चाहे चैनल हो, ये सेकेंडरी है, मुख्य काम उनके दूसरे। उन कामों को बचाने के लिए मित्रों ये सब काम करते हैं। इन सब के बीच में जो अखबार है, पत्रिका, वो एक आदर्श मूल्यों के साथ चलता है कि उसका वैशिष्ट है, उसकी विशेषता है, और वो अपने पितृपुरुष के पुलिस जी के सिद्धांत पर चल रहा है। पहले की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में मित्रों जमीन आसमान का अंतर है। आपको कहा गया कि लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ हैं, एक विधायिका है, जिसे आप विधानसभा कहते हैं, लोकसभा कहते हैं, राज्यसभा कहते हैं, वो विधायिका में आती है। दूसरा स्तंभ है कार्यपालिका, जिसमें कार्यपालिका है, जिसमें आपके नौकरशाही है, जो कलेक्टर की है, पुलिस है, तीसरी चीजें हैं। तीसरा स्तंभ है न्यायपालिका। और ये तीनों ऊपर के जो स्तंभ हैं, ये तीनों सरकार से पैसा लेकर के उनका कार्यवाहन होता है। और चौथा स्तंभ जो प्रेस का है, मीडिया का है, पत्रकारिता का है, ये पूरा जनता के पैसे पे चलता है, जनता के धन पे चलता है।
और इसलिए इसकी जिम्मेवारी ज़्यादा है। कहा गया लोकतंत्र की प्राणवायु कोई है वो पत्रकारिता है। जिस दिन पत्रकारिता का पतन होता है तो लोकतंत्र का भी पतन होने लगता है। लोकतंत्र की मीनार ज़्यादा चल नहीं पाएगी यदि चौथा स्तंभ पूरी तरह से ढह गया। आज भी जो कह रहा हूँ कि जब पुलिस जी ने पत्रकारिता शुरू की वो पत्रकारिता के उत्कर्ष का दौर था, और आज जब हम पत्रकारिता पर चर्चा कर रहे हैं ये पत्रकारिता के पतन का दौर है। आप सामान्य व्यक्ति से पूछ लीजिए तो पत्रकारों के प्रति, अखबार वालों के प्रति, मीडिया हाउस के प्रति उनके लिए आदर नहीं है। पहले हम कहते थे हम पत्रकार हैं तो आपके लोगों के दिल में, मन में एक आदर जरूर, एक भावना जगती थी। अब मैं बेबाकी के साथ ही कहूँगा, उस रात्रि का ही मेंबर हूँ या पत्रकारों के नाम के साथ सम्मान नहीं होता है। आज जो लिखे पर आप विश्वास कर पा रहे हैं, अभी भी एक बात इतनी बची है कि अखबार में जो छपता है लोग सही मानते हैं, और इसके पीछे हम नहीं, हमारी पूर्व पीढ़ी के पत्रकार ने जो हमें विरासत दी है, जो हमें प्रतिष्ठा दी है, जो साख दी है, उसके बल पर आप उस लिखे को सही मान पा रहे हैं। वह चिंतन का विषय मित्र यही है कि हम पत्रकारिता को बचाएं कैसे। और समय बदलता है, समय ने बहुत चीज़ें बदली। इमरजेंसी के दौर की अक्सर चर्चा होती है तो मुझे उस समय का भी मुझे एक बात याद आती है। इमरजेंसी के ठीक बाद जनता पार्टी की सरकार बनती है, इसके प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, विदेश मंत्री अटल जी थे, और सूचना प्रसारण मंत्री का दायित्व लालकृष्ण अडवाणी जी को मिला। लालकृष्ण अडवाणी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी अच्छी बात कही। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी सूचना प्रसारण मंत्री बनने के बाद। वो खुद भी एक विचारक थे, अडवाणी जी भी पत्रकार रहे, आज नजर अखबार में वो लगातार लिखते थे। अटल जी की तो जीवन यात्रा ही पत्रकारिता से थी। दीनदयाल उपाध्याय जी और अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्र धर्म पत्रिका अखबार लखनऊ से शुरू किया, बाद में स्वदेश अखबार निकाला। चाहे वो दीनदयाल उपाध्याय जी हों, अटल जी हों, अडवाणी जी हों, ये सब पत्रकारिता से जुड़े। तो निवेदन कर रहा था कि अडवाणी जी ने कहा कि वो इमरजेंसी का दौर था, इंदिरा गांधी ने पत्रकारों से कहा था कि आप घुटने टेक दीजिए, और पत्रकार रेंगने लगे। उन्होंने घुटने टेकने के लिए कहा था, पत्रकार रेंगने लगे। और आज का दौर देखता हूँ तो किसी को कहना नहीं पड़ा, वो तो सरेंडर है। क्योंकि अब अखबार पत्रकार नहीं बचा मित्रों, वो सब मजदूर बन गए हैं कारपोरेट हाउस के। जैसा उन्हें एजेंडा दिया जाता है, जैसा उन्हें कहा जाता है, ऐसे मौक़ों पर वो वही काम करते हैं। मैं पत्रकारों से कोई शिकायत नहीं करता, क्योंकि उनके पास कोई मंच नहीं है। वो तो एक जैसे आप दुकान का काम कर रहे हैं किसी फैक्ट्री के लिए, किसी कंपनी के लिए, वैसे पत्रकार भी आज काम कर रहा है। इन सब के बीच में यदि कोई अखबार, कोई समाचार पत्र, कोई संस्था ऐसी है जो पत्रकारों को स्वतंत्रता देती है, संपादक नाम की संस्था का मान रख पाती है, तो पत्रकार से हमें एक उम्मीद होती है। ये अखबार अंधेरे में एक चिंगारी की तरह चल पाए, क्योंकि उसके सरोकार पुलिस जी से जुड़ते हैं, उनके पितृ पुरुष पुलिस जी है। एक जमाना था मित्रों, जो मैं छोटा था, जो पत्रकारिता सीखी पढ़ के, वो अखबार होता था नई दुनिया का। नई दुनिया का केवल एक संस्करण छपता था जो इंदौर से छपता था। वैसा बनाती है। इस दौर में मित्रों एक अच्छी बात यह भी है, जैसे कहा गया कि सोशल मीडिया, आप सब कहीं ना कहीं पत्रकार हैं, और पत्रकार कैसे है कि आपके हाथ में एक मीडिया का एक साधन आ गया, जिसके पास भी एंड्रॉइड फोन है तो कुछ कह लेता है, लिख लेता है, सोशल मीडिया है, सोशल प्लेटफॉर्म है, ये लगभग आपको भी पत्रकार बना दिया है। यहाँ आपको एक चिंतन की बात है। अखबार में तो बोल नहीं सकता जो हम चाहेंगे, क्योंकि कई संपादक के दौर से वो खबर निकलती है, उसकी तहकीकात होती है, उसका संपादन होता है, तब जो खबर को पढ़ती है। और आपके हाथ में तो ऐसा है कि आप फट से जाओगे, फेसबुक पे वो छप जाएगा, ट्विटर पर छप जाएगा, इंस्टाग्राम पे छप जाएगा। तो यहाँ आपको बड़े विवेक की दरकार है कि आप जो लिख रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, तो समाज को कितना फायदा देंगे। इसलिए आप सबके बीच में प्यारे बच्चों एक सकारात्मकता हो, एक रचनात्मकता हो, विवेक का जागरण हो। अब AI का जमाना है,
आपकी हमारी आवाज़ भी बना के भेज देंगे, हमारे चेहरे बना के भेज देंगे। तो हम लोगों के समय चुनौतियाँ कम थी, आप लोगों के सामने चुनौतियाँ सच्चाई और झूठ को पढ़ने की बहुत कम है। इसलिए ऐसे मौक़ों पर केवल और केवल आपका विवेक काम करेगा, आपकी समझ काम करेगी, आपके अपने मानस में एक सकारात्मकता, एक रचनात्मकता, एक सृजनात्मकता लानी पड़ेगी। जब ये सब चीज़ें आएंगी तो हम इस चुनौतियों से, आज के माहौल से मुकाबला कर सकेंगे और जो भी साधन हैं उनका बेहतर उपयोग कर सकते हैं। यदि सोशल मीडिया का बेहतर उपयोग होता है तो छोटा गलत उपयोग होता है। तो हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें, ऐसे समाज को बनाने का काम करें जैसे तुलसी कर रहे थे अपने दौर में। एक्चुअल में पत्रकार एक क्रांति का काम करता है, विचार क्रांति, तो समाज कैसा बनाना चाहता है, राष्ट्र कैसा बनाना चाहता है, ये जिम्मेवारी अब हम उनके जो बाद की पीढ़ी के लोग हैं उनके ऊपर है। आप अपने परिवेश में जहाँ भी आप देश को बांटने का काम किया जा रहा है, समाज को बांटने का काम किया जा रहा है, गलत अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उन पर किसी न किसी समझदारी के साथ में आपको काम करना पड़ेगा। आपकी ऐसी पोस्ट, आपकी ऐसी फोटो, ऐसा वीडियो आए जो देश को बनाने के काम आए, समाज में विघटन को नहीं एकता लाने के काम में आए, तब हमारा देश बेहतर बनेगा। हमारे सेनानियों की, हमारे नेताओं की, हमारे महापुरुषों की जो आकांक्षा थी उसको हम आगे बढ़ा पाएंगे। हमें एक समृद्ध देश मिला है, आज़ाद देश मिला है, ये आज़ादी बनी रहे, ये समृद्धि बनी रहे, इसलिए हमें इनको विचार करना है कि हम कैसा देश बनाएं, कैसा समाज बनाएं, कैसा परिवार बनाएं। जब हम इस चिंतन के साथ जाएंगे निश्चित रूप से आज तुलसी जी को हम सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। तुलसी जी को याद करना हम सबके जीवन का एक अहम दिन है, यादगार दिन है। मैं उनके चरणों में विनती करता हूँ, अपने नमन प्रेषित करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि हम सब उनके उन आदर्शों को, उन मूल्यों को, उन चीज़ों को चलाएँ और आज का दिन हम सबको कुछ न कुछ देकर जाए। जय हिंद, जय भारत।